कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्लास 12 यानी कक्षा 12वीं का सैम्पल पेपर जो रिलीज़ हुआ है इस साल का, यानी कि 2020-21 का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है वो हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवाऊँगा ट्रांसलेट करके। पूरे यूट्यूब पे अभी तक जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तब तक किसी का भी वीडियो नहीं मिलेगा आपको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ। ठीक है, एक्सक्लूसिव वीडियो है ये। तो इसी बात पर हमारी इतनी मेहनत लगी है। ये पूरे के पूरे इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल पेपर जो आया है सीबीएसई की तरफ से, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए ऐसे ही। ठीक है, और जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उस लाइक के अनुसार ही मैं हिस्ट्री का भी, फिजिकल एजुकेशन का भी, इकोनॉमिक का जो होता है ना अर्थशास्त्र जो होता है इकोनॉमिक, ठीक है, उसका भी सैम्पल पेपर जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दूंगा। ठीक है, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सैम्पल पेपर तो दे ही रहा हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके, साथ साथ इसका आंसर की भी आपको दूंगा, यानी कि हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ आंसर बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में था, हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो हो सकता है कई जगह आपको जो है गलतियां देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है पूरा पेपर जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो गलतियां तो मिलेंगी ही। ठीक है, क्योंकि हमने कई सॉफ्टवेयर ऐसे लिए जिनसे कि इसको ट्रांसलेट किया, तो पूरा का पूरा ट्रांसलेट होने में कई गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा और मैं भी आपको बताऊंगा उसी के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार और मेरे बताए हुए अनुसार क्वेश्चंस को समझिएगा और आंसर्स देखिएगा। ठीक है, ये बातें मैं आपको शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि बीच बीच में अगर क्वेश्चंस थोड़े थोड़े गलत हुए तो आप फिर फिर कमेंट करोगे कि सर क्वेश्चन गलत है ये वो, इसलिए मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये जो है 80 नंबर का आएगा इस बार का पेपर, 3 घंटे का समय होगा और विषय जो होने वाला है वो है राजनीतिक विज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर खंड क यानी कि सेक्शन ए हो गया आपका। ठीक है, सेक्शन ए में जो है टोटल जो है आपको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 16 जो है ना, 1 से 16 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1-1 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ मैं पढ़ के भी बता देता हूँ कि रियासतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है, कुछ रियासतें स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहती थी। ठीक है, दूसरा है, भारत सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। तीसरा है, सबसे पहले जूनागढ़ के शासक ने घोषणा की कि राज्य ने स्वतंत्रता पर निर्णय लिया था। चौथा है, रियासतों ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के 1/3 भूभाग को कवर कर लिया था। ठीक है, तो ये 4 आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो है आपको सही का निशान लगाना है, यानी कि जो सही आपका है उसको बताना है। तो इन चारों में से जो सबसे सही है वो है आपका सी। ठीक है, जो ये सी देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, तो यह सबसे पहले जूनागढ़ के शासक ने घोषणा की कि राज्य ने स्वतंत्रता पर निर्णय लिया था। ठीक है, राज्य ने स्वतंत्रता से पूरा निर्णय लिया था। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। मैं अब चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, केवल क्वेश्चन पढ़ देता हूं और उसका जो आंसर है वो बता देता हूं। आप वीडियो पॉज करके अगर चाहे तो चारों ऑप्शंस भी पढ़ सकते हैं। डैश संघ सरकार के थिंक टैंक के रूप में है। कहने का मतलब यह है, डैश संघ सरकार जो है थिंक टैंक के रूप में है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ट्रांसलेट ठीक से नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसका जो आंसर है दूसरे का वो है ए, यानी कि नीति आयोग जो है, ये वाला जो आंसर आप देख पा रहे हैं नीति आयोग वाला, ये राइट आंसर है इसका। और यहाँ पर संघ सरकार के थिंक टैंक के रूप में, मतलब संघीय सरकार के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप मैच करके देख लीजिएगा। तो दूसरे का जो राइट आंसर है वो है ए, नीति आयोग। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि नाटो समूह, जो नाटो समूह है उसका संबंध किस देश से है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो तीसरे का जो सही उत्तर है वो है सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी जो है आपका तीसरे का वो सही उत्तर है, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी।
तो तीसरे का जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा सी। आगे चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। अगर हम चलते हैं तो चौथे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे कि वैश्वीकरण जो है आपका प्रत्येक संस्कृति की ओर जाता है। ठीक है, मतलब किस संस्कृति की ओर जाता है यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप देख ही सकते हैं। तो 4 ऑप्शनों में से जो सही है आपका ऑप्शन वो है डी, अधिक भिन्न और विशिष्ट संस्कृति की ओर जाता है। यानी कि अधिक भिन्न यानी कि बहुत ज़्यादा भिन्न संस्कृति इस तरह से जाता है, और विशिष्ट जो बिल्कुल अलग हो। ठीक है, तो ये डी जो है इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है घुमा हुआ है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। चौथे का डी होगा आपका। आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पर। कि यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो विफल क्यों है, उस विफल होने के क्या योगदान निभाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में लोकतंत्र को स्थायी नहीं रहने देता है। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र को टिकने नहीं देता है। तो 4 ऑप्शन है, सेना का प्रभुत्व, पादरी का प्रभुत्व, जमींदार अभिजात वर्ग का प्रभुत्व या उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा कि पाकिस्तान में जो है उपरोक्त सभी के कारण जो है लोकतंत्र जो है स्थायी नहीं रह पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन है आपका, एक जो नया टॉपिक ऐड हुआ था अरब स्प्रिंग करके, उसमें से आया हुआ है कि ये देखिए अरब वसंत के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अरब वसंत के साथ शुरू हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, यानी कि ट्यूनीशियाई क्रांति। ठीक है, ट्यूनीशियाई क्रांति जो है अरब वसंत के साथ शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर बी होने वाला है। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। और बच्चों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इस वीडियो को। जितने ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचेगा ना ये वीडियो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, उतने ज़्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की मदद हो जाएगी। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो भी परेशान ना हो, उनके लिए भी है। उनके लिए भी जो सैम्पल पेपर आया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और आंसर की जो होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो हिंदी मीडियम में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका आंसर की हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो में ही देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप छठा क्वेश्चन हो गया हमारा। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कथन जो है, गलत कथन का चुनाव करना है हमें। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, आप चारों कथनों को पढ़ सकते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर जो 7वें में जो गलत कथन है वो है आपका सी, साफ्टा जो है ने इस्लामाबाद में 7वें सार्क शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किया। तो ये जो है आपका कथन गलत है। ठीक है, इसको पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा आप। आगे चलते हैं अब 8वें के ऊपर। तो 8वां जो हमारा है उसको देख लेते हैं एक बारी कि 1960 के दशक में एस कांग्रेस पार्टी, यानी एस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में गांधी से प्रभावित थे। ठीक है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 1960 के दशक में एस कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गांधी से प्रभावित थे। ठीक है, तो 4 यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं आपको। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका सी। ठीक है, यानी कि आंतरिक संघर्ष जो है ये सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डाउट रहेगा, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते ही थोड़े से पेचीदा टाइप के हैं, तो मैं आपको सही आंसर बताता चलता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, 9वां अगर हम बात करें, 9वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, डैश नीति आयोग द्वारा अपनाई गई। यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा था जो नीति आयोग द्वारा अपनाया गया? तो इसमें से सही उत्तर जो है वो है ए, मेक इन इंडिया नीति आयोग द्वारा अपनाई गई है। ठीक है, अगर आगे चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, पहले खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो 10वें का सही उत्तर जो है वो है ग, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। पहले खाड़ी युद्ध को जो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध का उच्च बिंदु था। यहाँ पर उच्च बिंदु कह लीजिए या चरम बिंदु, मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक है, तो चरम बिंदु कहेंगे तो हमारा जहाँ तक मेरे ध्यान आ रहा है वो है क है, क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, तो चरम बिंदु जो है क्यूबा मिसाइल संकट है, तो 11वें का क लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण की महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया निम्नलिखित राज्यों में। ठीक है, मतलब जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सभी जो अलग अलग जो राज्य बटे हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे रियासतें बटी हुई थी, तो उन सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला रहे थे। तो कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जिनको मिलाने में थोड़ी कठिनाई आई? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा हैदराबाद के बारे में। ठीक है, हैदराबाद के बारे में पढ़ा होगा, जूनागढ़ जो था और कश्मीर रियासत, इन तीनों रियासतों को मिलाने में थोड़ी कठिनाई आई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो होने वाला है सी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप देखते हैं हम 13वें जो हमारा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, उसके ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें लिखा हुआ है, अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ डैश NDA 3 और सरकार ने कई शुरू किए हैं विकास को सुलभ बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं आम जनता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है NDA की, ठीक है, तो उसने क्या क्या योजनाएं शुरू की है और उसके बारे में, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना है, आम जनता के बारे में। इस तरह से जो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन होने वाला है 1 नंबर का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका, ये 13वें क्वेश्चन का, इसका सही उत्तर होगा सी, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, BJP ने जो शुरू किया है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं हम 14वें क्वेश्चन की ओर। तो 14वां क्वेश्चन जो है हम आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 2014 के भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन को भी कहा गया, यानी भाजपा नेतृत्व का जो गठबंधन था उसको क्या कहा गया, उसके बारे में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है 14वां। ठीक है, तो 14वें का जो सही उत्तर होगा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो होने वाला है आपका ख। ठीक है, ख वाला जो है ना, ये वाला, ये सही उत्तर है। ये है आपका अधिशेष बहुमत गठबंधन। ठीक है, तो 14वें का ख आप लगा देंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। तो 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि विश्व सामाजिक मंच का मुख्य एजेंडा है, जो विश्व का सामाजिक मंच है या UNO टाइप में आप कह सकते हैं, तो उसका जो मुख्य एजेंडा क्या है, मुख्य क्या लक्ष्य है एक तरह से। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपका वो होने वाला है, यहाँ पर देखिए, वैसे तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ग भी है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला, ये जो है ना तो ये 15वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा आपका ख। ठीक है, यानी ये जो ख है ना, के लिए विपक्ष नव उदारवादी वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये ख जो है आपका सही उत्तर होगा। इसी में एक अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय वैश्वीकरण के डैश आयाम है। यहाँ पर कई आयामों के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है डी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आयाम। ठीक है, तो डी इसका सही लगा देंगे आप, तो जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए 16वां क्वेश्चन जो है, काल क्रम जो है इसको एकदम काल के हिसाब से लगाना है, टाइम के हिसाब से लगाना है। कालानुक्रमित क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें दी हुई है। मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, वाल्टा सम्मेलन, ठीक है, अटलांटिक चार्टर बता रखा है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बता रखा है। तो ये जो है आपको यहाँ पर जो है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है बी। ठीक है, यानी कि पहला, तीसरा आएगा, ये वाला आएगा पहला। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका दूसरा, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका चौथा आएगा। ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा। इस तरह से इसको काल क्रमानुसार लगाया जाएगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है बी, ये जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आगे चलते हैं, आगे देखिए, अब ये पैराग्राफ आ गया आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो पैराग्राफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से है। तो मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर देखिए 17.1 में यहाँ पर पूछ रखा है हमसे कि मार्शल प्लान क्या था, मार्शल योजना के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो मार्शल योजना के बारे में जो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर चारों में से, आपको वैसे पता होगा मार्शल योजना के बारे में, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, डी इसका सही उत्तर होगा, अमेरिका द्वारा दी गई वित्तीय सहायता। अमेरिका ने ही ना वित्तीय सहायता दी थी, उसकी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में ज़बरदस्त तरीके से फिर उसकी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई थी। ठीक है, ये मार्शल योजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो डी जो है इसका
आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाला जो डी है वो इसका सही उत्तर है। आगे हम बात करते हैं 17.2 की। तो 17.2 में हमसे पूछा हुआ है कि अमेरिका ने किस संगठन के तहत एक नया सामूहिक सुरक्षा ढांचा बनाया। ठीक है, किस संगठन के तहत। तो यहाँ पर 17.2 में जो सही उत्तर होने वाला है इसका, वो होने वाला है इसका नाटो, सी जो है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं हम 17.3 पे। तो 17.3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग के लिए संगठन किस योजना के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 17.3 में जो सही उत्तर होगा वो है मार्शल योजना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये मार्शल योजना ही होना चाहिए इसका, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो ये आप मार्शल योजना लिख दीजिएगा, एक बारी गूगल भी कर लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है ये मार्शल योजना ही होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं हम 17.4 में अगर हम बात करें तो कौन सा संगठन एक मंच बन गया जहां पश्चिमी यूरोपीय राज्य शुरू हुए व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर सहयोग करने के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है वो है आपका ख, यूरोपीय आर्थिक सहयोग के लिए संगठन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है सॉरी, आगे चलते हैं। ये भी अब 18वें पे हम आ जाते हैं। तो 18वें पे आप देख सकते हैं ये भी एक तरह का पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ पता ही है, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है आपका 18.1। यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1990 की शुरुआत में डैश का युग देखा गया। 1990 का जब शुरुआत हुआ था तो उसमें डैश का युग देखा गया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4 ऑप्शनों में से जो है सही उत्तर जहाँ तक मुझे लग रहा है ए होगा इसका, उदारीकरण का युग देखा गया। ठीक है, ये हो गया आपका 18.1 का। अब आते हैं 18.2 पे। यहाँ पर आपका 18.2 है पूरा का पूरा। तो ये जो है, एक मिनट, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं इसको ये कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है तीसरा डेमोक्रेटिक लहर सिद्धांत ऑफ डैश पर आधारित है, यानी तीसरा डेमोक्रेटिक लहर सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है वो है एब्लेस्ट के उत्तरजीविता। ठीक है, ये सॉरी, ये आपका जो है 18वें का सही उत्तर ये जो होगा ये होगा एब्लेस्ट के उत्तरजीविका। क्योंकि देखिए हिंदी में ट्रांसलेट करते वक्त ना काफ़ी उत्तर जो है ये थोड़े से ऐसे बहुत ज़्यादा हिंदी में, थोड़े इंग्लिश में, थोड़े हिंदी में ट्रांसलेट हुए हैं, तो उसके लिए सॉरी। बट इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो यही होने वाला है। ठीक है, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत ट्रांसलेट हुआ है। इसको अगर चाहे तो आप गूगल करके अपने टीचर्स वगैरह से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 18.3 की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद जो है इतिहास में कितने डेमोक्रेटिक अपसर्ग की पहचान की जाती है। ठीक है, भारत की। तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर 18.3 की बात कर रहे हैं। ए में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है। ठीक है, चौथे में 4 है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका 3। ठीक है, ये जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ये वाला 3। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में हम अगर देखें तो कितने डेमोक्रेटिक अपसर्ग की पहचान की जाती है भारत की, तो वो है 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं 18.4 की हम बात करते हैं। 18.4 का जो क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरा डेमोक्रेटिक लहर जो है वो जो लहर को बढ़ावा देने का प्रयास है डैश जो भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 18.4 में तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। चारों ऑप्शन को एक बारी पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए चारों क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूरी है। आंसर्स तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप बाद में ये ना बोलो कि सर आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताया, आंसर नहीं बताया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है आपका इनमें से कोई नहीं, डी। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। धारा सी का मतलब है सेक्शन सी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हमसे कि अखबार और पत्रिकाओं पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा वो बताइए। तो अखबार और पत्रिकाओं पर आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ।
तो आंसर जो है आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, आंसर ये देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। मैं बता भी देता हूँ, लिखा मैंने ही है, वैसे टाइप मैंने ही किया इसको, कि सेंसरशिप सभी प्रमुख अखबारों के दफ्तरों की बिजली अगले दिन काट दी गई। सेंसरशिप पूरी तरह से लगा दिया गया, ठीक है, और पूरी तरह से बिजली वगैरह काट दी गई अगले दिन। आपातकाल के दिन और समाचार पत्रों को सभी सामग्री के लिए पूर्व, ठीक है, स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया। यानी कुछ भी करना है तो पहले हमसे स्वीकृति लीजिए, हमसे जो है आप राय लीजिए। हम आपको अगर बोलते हैं कि कीजिए तभी कीजिए, वरना मत कीजिए, ठीक है। तो पूर्व स्वीकृति लेना जो है मजबूरी कर दिया इस तरह से। और प्रकाशित होने वाली कई समाचार पत्रकारों को, ठीक है, गिरफ्तार किया, और इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्र जो इनमें से एक है। तो ये कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन में ये मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट द्वारा निभाई गई भूमिका की व्याख्या करें। तो जो सिंडिकेट था उसके द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन करना है। तो सिंडिकेट जो है बहुत सारे शक्तिशाली जो है लोगों का एक समूह था, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि जो है आप अच्छे से देख पाएँ। ये देखिए 20वां है, सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी में शक्तिशाली नेताओं का समूह था, ठीक है। इस समूह ने इंदिरा गांधी की बहन यहाँ कर दिया मैंने, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक निर्णायक बात कही थी, ठीक है। कैबिनेट और सरकार के नीति निर्माण और कार्य मंजन ये गलत है, ठीक है, कार्य बाद में कांग्रेस में विभाजन, सिंडिकेट, ठीक है, इस तरह से। ये पूरा का पूरा आप समझ लीजिए गलती है, मैं कह देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है ना कि जो आपका ये पॉइंट है वो ये दर्शाना चाहता है कि सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी में शक्तिशाली नेताओं का समूह था और लाल बहादुर शास्त्री और बाद में इंदिरा गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बनाए गए थे, ठीक है, इस तरह से प्रधानमंत्री वगैरह बनाए गए थे। कैबिनेट और सरकार के बीच में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में के बाद कांग्रेस में विभाजन, सिंडिकेट नेता जो थे कांग्रेस में बाद में चल के आपको पता है विभाजन हुआ था कांग्रेस के अंदर। सिंडिकेट के नेता कांग्रेस ओ के साथ रहे, ठीक है, सिंडिकेट के नेता वगैरह जो थे कांग्रेस ओ के साथ रहे थे, और बाद में जो है इसी को लेकर के बाद में वो हार गए थे। जो सिंडिकेट के प्रमुख जो नेता वगैरह थे ना, वो बाद में हार गए थे क्योंकि वो कांग्रेस ओ के साथ रहे थे। इंदिरा गांधी जो थी कांग्रेस आर वाला, वो जीत गया था। तो ये था आपका सिंडिकेट के बारे में कुछ बातें, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अगला देखिए ये वाला है कि नीति आयोग जो है उसके 2 उद्देश्य बताने हैं आपको। नीति आयोग के 2 उद्देश्य बताने हैं, तो देखिए नीति आयोग के 2 उद्देश्य, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है नीति आयोग के 2 उद्देश्य। मैं बता देता हूँ बोल के भी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीति के हित में सामंजस्य के लिए नीति और कार्यक्रम की रणनीति और दीर्घकालीन रूपरेखा तैयार करना। यानी राष्ट्रीय हित में जो कार्य होते हैं जैसे कि सामंजस्य हो गया, इनके लिए नीति बनाना, कार्यक्रम की रणनीति बनाना, और दीर्घकालीन रूपरेखा वगैरह जो होता है उसको तैयार करना, उसको बनाना, ठीक है। और ग्राम स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसके उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये नीति आयोग जो है उसके कुछ कार्य और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उद्देश्य में अगर हम बात करें तो ये आप लिख सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये कि 1977 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में क्या बदलाव हुए उसको बताना है आपको। तो 1977 के बाद क्या क्या बदलाव हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी में है तो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं इसको, कि कांग्रेस पार्टी जो है खुद को समाजवादी और गरीब समर्थक पार्टी के रूप में पहचान देना शुरू किया था, ठीक है। केवल इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द घूमने लग गए थे, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो है जो कांग्रेस आर था उसका जीत हुआ था और पिछड़ों के कल्याण का मुद्दा यहाँ पर उठने लगा। 1977 के बाद से हम अगर बात करें तो जातियों ने भी भारतीय जो राजनीति है उस पर हावी होने शुरू किया। उन्होंने भारतीय राजनीति थी 1977 के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और आरक्षण के मुद्दे पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है बढ़ गया। आरक्षण का मुद्दा दीजिए, हमें आरक्षण दीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आरक्षण का मुद्दा जो है वो बढ़ चढ़ के लोग उसका समर्थन करने लग गए आरक्षण वगैरह के लिए। और
मंडल के गठन के बाद यहाँ पर बता रहा है मंडल के गठन का नेतृत्व किया। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पर कुछ बातें बताई हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा हिंदी में होंगी तो उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर केवल आपको 2 पॉइंट लेने हैं, तो कोई सा भी इनमें से ये पूरी की पूरी जो 3, 4, 5 लाइन लिखी हुई है इनमें से कोई सी भी 2 लाइन आप ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसी का एक अथवा दिया हुआ है। 22वें क्वेश्चन में ही एक अथवा देखने को मिला है, आपको चॉइस देखने को मिली है कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आपातकाल जो था उसके प्रावधानों को बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान पूरा यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ये मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जा सकता है। ठीक है, जिससे सुरक्षा हो, भारत को युद्ध या बाहरी आक्रमण से या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो तभी इसको आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी अवधि में आंतरिक गड़बड़ी का इस्तेमाल करके जैसे 1975 में आपातकाल की घोषणा करने के लिए किया गया था, शब्द जो है 1978 में सशस्त्र विद्रोह हुआ ताकि इसका फिर से दुरुपयोग न किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि आंतरिक गड़बड़ी वाला जो उस टाइम इस्तेमाल किया था ना, उसी को बदल करके 1978 में जो सशस्त्र विद्रोह लाया गया ताकि जो इसका दुरुपयोग करके दोबारा से आपातकाल न लगाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ताकि इसका फिर से दुरुपयोग न हो सके। लोकतंत्र के यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। लोकतंत्र के दक्षिण एशिया वाला बात बताया गया है। ठीक है, तो ये अलग बात है। तो यहाँ तक था आपका, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं 23वें क्वेश्चन की। तो 23वां क्वेश्चन आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं। धारा डी का मतलब है सेक्शन डी। ठीक है, यहाँ पर पूछा हुआ है कि लोकतंत्र के दक्षिण एशिया अनुभव ने वैश्विक विस्तार किया है। लोकतंत्र की कल्पना उदाहरण सहित कथन स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं ये 4 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ तक तो था आपका जो ये दुरुपयोग ना किया जा सके, यहाँ तक तो ऊपर वाला क्वेश्चन था। यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये वाला पूरा देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र के दक्षिण एशियाई अनुभव ने वैश्विक कल्पना का विस्तार किया है। लोकतंत्र का इस कथन को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, इसको निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है उदाहरण भी दे रखे हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के लोग लोकतंत्र की आकांक्षा में भाग लेते हैं। वहाँ इन सभी देशों में लोकतंत्र के लिए व्यापक समर्थन है। साधारण नागरिक अमीर के साथ गरीब और भिन्न दृष्टिकोण से संबंधित लोकतंत्र के विचार को सकारात्मक रूप से देखता है। यानी लोकतंत्र का जो विचार है उसको सकारात्मक रूप से देखता है, पॉजिटिवली देखता है, और प्रतिनिधि लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। यानी प्रतिनिधि होना चाहिए, इस तरह से जो है यानी पक्ष विपक्ष होना चाहिए। उसी तरह से उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में यहाँ से जो भी बातें की है उसका आंसर यही है। और उदाहरण की बात करें तो ये आपके सामने उदाहरण है। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं पूरा का पूरा इसका हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ से आएगा, ये पूरा का पूरा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। आगे अब हम बात करते हैं, ये बहुत आसान है। क्यूबा मिसाइल संकट की व्याख्या करें। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताना है। जैसा कि आपको पता है क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, कि ये बात चल रही है शीत युद्ध टाइम की। शीत युद्ध टाइम में अगर हम बात करें तो क्यूबा जो है अमेरिका से सटा हुआ एक द्वीप है। ठीक है, वहाँ पर जो है सोवियत संघ ने क्या किया था, अपनी जो हथियार थे, अपनी जो पूरी की पूरी वहाँ पर हथियार वगैरह था उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया था। अमेरिका को ये बात 3 हफ्ते बाद पता चली और उसके बाद अमेरिका बौखला गया। ठीक है, और बाद में जो है बहुत कुछ हुआ, चरम बिंदु भी कहा जाता है इसको। ठीक है, चरम बिंदु के अंदर भी इसको सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए एक बार मैं लिखा हुआ भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पूरा का पूरा, ये देखिए मैंने जैसे अभी आपको बता रहा था उसी प्रकार से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, क्यूबा जो है सोवियत संघ के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र था और उसका सहयोगी था सोवियत संघ। ठीक है, उसके सहयोगी की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ जो है उसका सहयोगी था। 1962 में क्या हुआ था कि सोवियत संघ के नेता जो निकिता खुश्चेव को रखा गया था। क्यूबा में परमाणु मिसाइलें, क्यूबा में जो है निकिता खुश्चेव ने क्या किया था, क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को रख दिया था। ठीक है, इसीलिए इन हथियारों की स्थापना जो है अमेरिका जो था, अमेरिका नेता
खड़ा कर दिया। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदी ट्रांसलेट है तो मैं थोड़ा सा अपने ऊपर से भी बता देता हूँ। अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी जो थे परमाणु युद्ध के लिए अनिच्छुक थे, यानी कि उनकी इच्छा नहीं थी परमाणु युद्ध करने की, क्योंकि परमाणु का जो रूल है वो यही कहता है परमाणु युद्ध का कि अगर आप एक देश पर हमला करते हैं तो दूसरे देश अगर परमाणु संपन्न है तो आप भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा देश भी आप पे परमाणु हमला कर देगा। लेकिन जो है यहाँ पर देखिए आगे बात कही हुई है, लेकिन ये मिसाइलें जो थी वो परमाणु हथियारों को हटाने के लिए खुशी दृढ़ संकल्प थे, यानी कि कहने का मतलब ये है दृढ़ संकल्प थे, हम नहीं हटाएंगे इस तरह से। और बाद में क्या हुआ कि दोनों के युद्धोत्तर जहाज़ जो थे आमने सामने आ गए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गंभीरता इतनी बढ़ गई थी कि लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहीं क्यूबा में ही दोनों के जो जहाज़ वगैरह सामने आ गए थे, और लेकिन ये जो है ये हुआ नहीं, और दोनों पक्षों ने युद्ध से बचने का फैसला किया, और इसी प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया जो है बच गई। तो ये था कुछ क्यूबा मिसाइल संकट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक और स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। क्वालिटी तो थोड़ी ख़राब है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। 3, 2, 1 चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है कि समकालीन समय में, ठीक है, भारत इजराइल के संबंधों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में आपको बता देना है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, इसका आंसर नहीं दूंगा मैं आपको। इसके ऊपर जो है डिटेल में जो वीडियो बनाया है वो आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर कुछ आई बटन में आपको शो हो रहा होगा, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वो डिटेल वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है भारत की परमाणु जो नीति है उसको विस्तृत करें, यानी बताना है परमाणु नीति के बारे में। ये 25वें के अथवा में ही है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं परमाणु नीति क्या है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भारत की परमाणु नीति। ठीक है, यहाँ पर 3 बातें हाईलाइट की हुई है। पहला है आपका कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा, यानी कहने का मतलब है परमाणु हथियार सुरक्षा के लिए होगा हमारे, यानी कि हम अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करेंगे। परमाणु जो शक्ति है उसका जो हम प्रयोग है केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए। भारत द्वारा पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करने का आश्वासन दिया गया है कि पहले हम परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बताया गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आप लिख दीजिएगा। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि ये देखिए भारत और परमाणु हथियार, तो ये पूरा का पूरा अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए। मैंने पहले की वीडियोस में बता रखा है, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिए चैनल पे जाके, वो अभी भी अवेलेबल है। तो ये देख सकते हैं भारत जो है उसके परमाणु हथियारों के बारे में बता रखा है कुछ बातें कि क्या क्या साइन किया है भारत ने, नहीं किया है। मेनली जो था वो परमाणु नीति के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यही है आपका। ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ भारत और परमाणु हथियार, ये आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, और नीचे मैंने आपको दिखा दिया भारत की परमाणु नीति। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, चीन ने भारत की अर्थव्यवस्था को शुरू करने में अपने रास्ते का अनुसरण किया, इसे सही ठहराते हुए 4 जो है आपको तर्क देने हैं। तो 4 तर्क देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। पहला है चीन शॉक थेरेपी के लिए नहीं गए। ठीक है, उन्होंने शॉक थेरेपी जो है उस तरह से जो है उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, यानी कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के चंगुल में नहीं फंसे, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया उन्होंने। ठीक है, 1982 में कृषि के निजीकरण का पालन किया उन्होंने। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया उन्होंने। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप आगे भी देख सकते हैं, केवल विशेष आर्थिक क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाया उन्होंने, बढ़ावों का समाप्त किया। इस तरह से 3 बातें यहाँ पर रही, और चौथी बात ये रही, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। चौथी बात को भी मैं जूम कर देता हूँ, ये चौथा नंबर बात है। 4 बताने थे आपको, ये 4 चीज़ें हो गई। आई होप कि आपको यहाँ पर दिख गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। दुनिया के अगला है इसी में अथवा दुनिया में शक्ति के नए केंद्रों के रूप में आसियान का वर्णन करना कितना सही है, यानी आसियान के बारे में जो है आपको डिटेल में बता देना है। ठीक है, तो आसियान के बारे में जो बातें आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। ठीक है,
क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आसियान जो है तेज़ी से उभरता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हो रहा है, ठीक है। इसका विजन 2020 के तहत अंतर्राष्ट्रीय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका निभाने की जो है बात कही गई है, ठीक है। इस तरह से कुछ बातें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 4 बातें यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं इसको और ज़्यादा जूम कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतनी मेहनत किया है बच्चों ने आपके लिए, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। वो भी बच्चे जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है, मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कहीं से अगर फ़ायदा नहीं मिलता है तो हमारे चैनल से फ़ायदा मिले, ठीक है। ये था आपका। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर है, अगला है 27वां क्वेश्चन कि दुनिया पर वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को बताइए। तो दुनिया पर वैश्वीकरण के राजनीतिक क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं वो भी देख लीजिए। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मुख्यतः 4 बातें कही गई हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं यहाँ पर। यह राज्य की भूमिका को कम करता है। राज्य की जो है, देश की, राज्य से यहाँ मतलब देश का है। यह कल्याणकारी राज्य जो है उसके बजाय बाजार की स्थिति की ओर जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, IMF, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि का उदय होता है, ठीक है। बाजार के कारण जो है सरकारों की निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है, ठीक है। इसने राज्य संप्रभुता की पारंपरिक अवधारणा को प्रभावित किया है। राज्य की संप्रभुता की जो पारंपरिक अवधारणा है उसको प्रभावित किया है। तो ये 4 बातें हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मानचित्र दिया गया है और मानचित्र ABCDE तक दिया गया है, इसको बताना है आपको। तो ये मानचित्र यहाँ पर भरना है, इस तरह से राज्य का नाम, वर्णमाला की चिन्हता, ठीक है। इस तरह से पूरा चिन्ह जो है, ये देखिए ये मानचित्र है। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो मानचित्र आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर। मानचित्र में पहले तो देखते हैं पूछा क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बातें पूछी हुई हैं, तो ये देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, पहले तो ध्यान से देख लीजिए इसको कि कपूर ठाकुर गलत लिखा है, ये ध्यान से मत देखिएगा इसको। मैंने बोला ना कई चीज़ें गलत होती हैं इसमें। संबंधित राज्य जिसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण लागू की गई, पिछड़े वर्ग आरक्षण लागू की गई जिसमें वो बताना है। के कामराज से संबंधित राज्य जिन्होंने स्कूली छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील वगैरह का स्टार्टिंग किया था, वो बताना है आपको। समाजवादी नेता और विचारक राम मनोहर लोहिया से संबंधित राज्य बताना है आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने से संबंधित राज्य जिसने रियासत का एकीकरण किया और वह राज्य जहां से अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया। अभी आ गया ना 370, कश्मीर वाले मुद्दे से ट्रेंडिंग टॉपिक था ना, उससे क्वेश्चन आ गया ना बोर्ड में। तो ध्यान रखें, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जो नई नई चीज़ें हो रही होती है, उस पर ध्यान रखा करें। तो देखिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ये जो होगा आपका, ये जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है। ये यूपी होगा आपका। ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर बिहार हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका डी गुजरात हो जाएगा, और नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु बी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए जो होगा आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए, तो ए जो होगा आपका वो होगा आपका बिहार, ठीक है। ए बिहार लिख के चलिए। और बी जो होगा आपका वो होगा, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला, ये होगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। डी जो है ये आपका हो गया गुजरात, ठीक है। और ऊपर ये जो सी आप देख पा रहे हैं, सी होगा आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ए तो मैंने आपको बता ही दिया, बिहार होगा, ठीक है। ये 4 हो गया। और 5वां जो है आपका ई आपका सिंपली 370 से रिलेटेड है, तो जम्मू कश्मीर लिख दीजिए आंख मूंद करके, ठीक है। तो ये होगा आपका पूरा का पूरा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29वें की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका कार्टून दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद बताया गया है कि इस कार्टून से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिएंगे हम आपको, उसके आंसर आपको देने हैं। तो 3 क्वेश्चन मुख्यतः पूछा गया है आपसे और ये उत्तर देने हैं आपको। तो ये कार्टून आप देख सकते हैं, इसके नीचे ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह कार्टून क्या दर्शाता है। तो आप जैसा कि ऊपर देख पा रहे हैं, मैं कार्टून की ओर ले चलता हूँ आपको। ये देखेंगे ना तो ये अमेरिका है और ये UNO है, ये वॉर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि ये कार्टून क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि इस कार्टून में संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका का प्रभाव दिखता है, कि अमेरिका के कितना प्रभाव है ना वो दिखता है। पहले का आंसर हो गया। दूसरा है अपार के क्या कारण रहे हैं, ठीक है, अपारता के क्या कारण रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका का प्रभाव
कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। तो दूसरे का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्षेत्र में शारीरिक रूप से स्थित है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, ये यूएनओ जो है, अमेरिका इस पर शारीरिक रूप से स्थिर है। कहने का मतलब ये है कि यूएनओ जो है ना अमेरिका की भूमि पर है। ठीक है, और दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा वित्तीय योगदाता भी अमेरिका ही है। ठीक है, योगदानकर्ता लिख सकते हैं आप। तो ये दूसरा हो गया, यानी कि ये एक अलग क्वेश्चन बन गया था आपका, ये एक अलग बन गया था। तो इन दोनों का आंसर ए और बी में आपको देना है। ए में हो गया ये पहला और बी में दूसरा दे दीजिएगा। अगला है, क्या कार्टून अभी भी प्रासंगिक है, वैल्यूएबल है? ये जो कार्टून दिख रहा है, तो कार्टून जो है आज प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अमेरिका अब उस स्थिति में नहीं है। ठीक है, अमेरिका को देखा जाए तो उस स्थिति में नहीं है ना, क्योंकि कोरोना वोरोना आ रहा है, बहुत कुछ है। उस टाइम का अमेरिका और आज का अमेरिका में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो ये आपका कार्टून था। अब बात कर लेते हैं धारा F यानी कि सेक्शन F के बारे में। इसमें जो है 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए। तो 30वां क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की गंभीर रूप से जांच करें। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, उसकी गंभीर रूप से जांच करनी है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से देखिए आंसर यहाँ से शुरू होता है कि सोवियत संघ के विघटन का मतलब था शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर के बीच प्रतिद्वंदियों की परिणति था। इस प्रकार शीत युद्ध के टकराव को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से आंसर शुरू होता है आपका और यहाँ नीचे आके ख़त्म होता है। तो ये 6 पॉइंट होंगे टोटल। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 6 पॉइंट। तो आप इसको रीड कर लीजिए एक एक करके। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ और रीड कर लीजिए। देखिए बच्चों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, कसम से, मतलब एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, ये हो गया आपका और ये यहाँ तक है। 6 पॉइंट है इसके 30वें क्वेश्चन के। 30वें में भी एक अथवा है, अथवा की भी बात कर लेंगे अभी। तो इसको आप पहले रीड कर लीजिए पूरा का पूरा। तो वो था। अब बात करते हैं, इसमें एक अथवा यानी एक चॉइस वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशेष संदर्भ के साथ यूएसएसआर के विघटन के लिए जिम्मेदार कारणों का विश्लेषण करें। ठीक है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में बात करना है। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट ये जो है उनके बारे में बताना है। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, उसके जो अथवे में जो क्वेश्चन था उसका आंसर की यहाँ पर है, यानी आंसर्स यहाँ पर है। आप पढ़ लीजिए पूरा। मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए पूरा। तो यहाँ से मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ तक है ये आपका। ये दूसरा यहाँ से जो है ना, यहाँ से कुछ और चालू हो जाता है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, यहाँ तक है ये आपको पूरा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको डिटेल में आपको खुद ही लिखना है। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट मैं बता भी देता हूँ। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और पुनर्गठन, जिसको आप कह सकते हैं ग्लासनोस्ट, यानी कि खुलापन की नीति होता है। ठीक है, इसका आर्थिक स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी साबित हुआ। यानी कहने का मतलब ये जो इनकी 2 नीतियाँ थी, ये आपके मिखाइल गोर्बाचेव के, ये 2 नीतियाँ, एक तो खुलापन हो गया, एक तो आपको पुनर्गठन हो गया। ये दोनों के दोनों चल के आगे चल के सोवियत संघ के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ। और इसी तरह से और कुछ बातें यहाँ पर लिखी भी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, ये देख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है आपके। तो चारों क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, मैं इनका सीधा आंसर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी लग सकते हैं। वही ये भारत के बाद स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इसके बारे में बताना है आपको। 1947 में भारत के विभाजन की प्रक्रिया को समझाना है आपको। NDA 3 और 4 के दौरान भारतीय राजनीति में हुए प्रमुख विकासों का बताना है आपको। ठीक है, और गंभीर प्रतिस्पर्धा और संघर्षों के बावजूद भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच में आम सहमति के 3 बिंदुओं का वर्णन करना है। ये लास्ट वाले चैप्टर से है, कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर। तो उनके जो आंसर्स है वो यहाँ से शुरू हो जाता है आपका, ये देख रहे हैं। तो यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाता है। ठीक है, बाकी आप पूरा का पूरा देख ही सकते हैं। ये जो है
स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ? 31वें क्वेश्चन का आंसर है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के गठन ने अन्य राज्यों को बनाने में गति दी, इस तरह से दे रखा है। आप थोड़ा हिंदी कठिन होगा, उसको समझ लीजिएगा। और नीचे चलते हैं, इसी का अथवा में क्वेश्चन था कि 1947 में भारत का विभाजन की प्रक्रिया को बताना है। तो भारत के विभाजन की प्रक्रिया का बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा का पूरा विभाजन की प्रक्रिया एक्सप्लेन किया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, या वीडियो को पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। एक अलग आंध्र प्रांत बनाया गया, इस तरह से पूरा का पूरा दिया हुआ है, आप देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और लास्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे अभी। NDA 4 जो है 3 और 4 के बारे में जो था ना, 32वां क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। आप देख लीजिए, ये 32वां जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। NDA 3 और 4 के दौरान जो भारतीय राजनीति में हुए प्रमुख विकासों का वर्णन करना है। तो यहाँ से आप देख लीजिए पूरा का पूरा बहुमत का गठबंधन, ठीक है, अधिशेषण कहलाता है। ये सब बाकी पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। ये है पूरा पूरा, रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके आप रीड कर सकते हैं। और लास्ट का तो है ये। इसी का अथवा में एक और क्वेश्चन था, गंभीर प्रतिस्पर्धा और संघर्षों के बावजूद भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के 3 बिंदुओं को उजागर करना है। ठीक है, तो ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन था 32वें का अथवा है ये। NDA 3 और 4 के बाद जो अगला क्वेश्चन था ना, उसका अथवा है, जो अभी मैंने आपको रीड करके बताया। तो ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप पूरा का पूरा आपका आंसर की कह लीजिए, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर कह लीजिए, मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा भाग अच्छा लगा। कुछ समझ ना आया हो तो भी कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।